हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अग्निवीर वायु इनटेक 2024 के बारे में। ठीक है, तो हम इसका बेसिक सिलेबस समझेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझेंगे, एज समझेंगे, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हो रहा है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या आप उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड होने चाहिए, क्या आपका 10+2 में सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बारे में करके हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको एक बार में पूरी जानकारी हो जाएगी। जब फॉर्म स्टार्ट होगा तो इसके हम एग्जामिनेशन पैटर्न्स को भी हम इसमें चर्चा करेंगे, इंक्लूड करेंगे, इसका जब सेकंड वीडियो आएगा। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इसके ऑनलाइन फॉर्म की। तो इसका जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है दोस्तों ना, इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है आपका 27 जुलाई से। ठीक है, इसका 27 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, और इसके अलावा जो इसका एंड डेट है वो है आपका 17 अगस्त 2023 को। ठीक है, अब देखिए एज ब्लॉक क्या दिया है इन्होंने एज ब्लॉक ये दिया है कि 27 जून 2003 के बाद से लेके 27 दिसंबर, सॉरी यहाँ पे 2006 है। ठीक है, यहाँ पे 2006 से याद रखिएगा। तो 27 दिसंबर 2006 के बीच 6 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और एक चीज़, एक कंडीशन आपको इसमें बता दे रहा हूँ। अगर आपकी मैरिज प्लानिंग चल रही है या शादी होने वाली है, ठीक है, तो आपको पोस्टपोन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि पहली बात तो आप अनमैरिड होने चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा, आप सर्विस में जाके भी 4 साल तक एंगेजमेंट या शादी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप ऐसे पाए जाते हैं तो आपको डिबार्ड कर दिया जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ें याद रखेंगे। अब बात करेंगे इसेंशियल क्वालिफिकेशन पे। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपके लिए? ठीक है, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखो, एक तो ये है कि आप 10+2 किया हो आपने, है ना। 10+2 किया हो, जिसमें आपको फिजिक्स लिया था, केमिस्ट्री, मैथ्स लिया, सॉरी, फिजिक्स लिया था, मैथमेटिक्स लिया था और इंग्लिश लिया था। बाकी 2 सब्जेक्ट और होंगे, क्योंकि 10+2 या 12वीं जिसको हम बोलते हैं, उसमें आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, है ना। जो जनरली फिजिक्स मैथ लेता है वो जनरली क्या करता है, केमिस्ट्री ले लेता है, और जनरली हिंदी या इंग्लिश, कुछ हिंदी ले लेता है। इंग्लिश तो कंपलसरी रहता है यूपी बोर्ड, अगर जो स्टेट के बोर्ड होते हैं, जैसे यूपी में बात कर लें आप। ठीक है, तो वहाँ पे ये कंपलसरी हो जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका मैथमेटिक्स, ये आपको तीनों एक साथ कॉम्बिनेशन मिलता है। ठीक है, पीसीएम जिसको हम बोलते हैं, ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का ग्रुप मिलता है, जिसमें आप एक से साथ इंग्लिश लेते हो, और हिंदी जनरली लोग लेते हैं, संस्कृत लेते हैं, जो भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है आप ले सकते हैं। इसमें क्राइटेरिया क्या है, देखिए, आपके +2 में या 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए, कंपलसरी है। उसके अलावा एक सब्जेक्ट के लिए इन्होंने पर्टिकुलरली कर दिया कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश में भी 100 में से 50 नंबर आपके होने चाहिए, ये कंपलसरी है। ओवरऑल आपको 12th में कितना होना चाहिए, 50 नंबर, 50% बेसिकली, या 50 नंबर कह लीजिए या 50% कह लीजिए। ठीक है, सारे सब्जेक्ट मिला के कितने होने चाहिए, 50%। अच्छा, मान लो कभी आपको इंग्लिश में 70% आ गए, 70 नंबर आ गए, मैथ्स में हो सकता है 30 आए, है ना। तो अब 30 और 70 ये दोनों मिला के 100 हो जाएगा, एवरेज लोगे तो 50% आ जाएगा। तो बेसिकली यही कहना है इनका कि आपको कितना, अच्छा इस पे फेल भी हो जाएंगे, बट मैं एज ए जनरल परसेप्शन बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया अगर आप फॉलो करते हैं कि आपने 12th में 50% नंबर लाए हैं, और इंग्लिश में आपके 50 नंबर आए हैं, या 50% उसको हम कह सकते हो, अगर 100 में से है तो। ठीक है, अगर आप इसमें फॉल नहीं करते हैं तो आपके लिए एक और चांस है, क्या आपने डिप्लोमा किया हो, जिसको पॉलिटेक्निक वगैरह हम लोग बोलते हैं, 3 साल का डिप्लोमा किया हो, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें अगर आपने मिनिमम 50% लाया हो, इसके साथ साथ इंग्लिश में आपका डिप्लोमा कोर्स हो जिसमें आपके 50% हो, ठीक है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि आपने 10+2 ऐसे ही किया हो, डिप्लोमा भी किया होगा तो चल जाएगा। इसके अलावा भी एक क्राइटेरिया है, क्या, अगर मान लो आपने 10+2 में फिजिक्स लिया था, मैथ्स लिया था, लेकिन इंग्लिश नहीं लिया, है ना, तो इन्होंने क्या किया कि 2 ईयर का आप अगर वोकेशनल कोर्स भी करते हो तो अब भी आप क्या कर सकते हो, एलिजिबल होते हो। इसमें भी आप सेम क्राइटेरिया है कि आपको ओवरऑल 50% होना चाहिए, और इंग्लिश में क्या होना चाहिए, 50% होना चाहिए इन वोकेशनल कोर्सेज, है ना। जनरली ये लोग 1% भी नहीं होते ऐसे करने वाले, जनरली आप देखोगे तो 90% लोग इसमें आएंगे, और इसमें जो नहीं आएंगे वो 10% इसमें आ जाते हैं, है ना। तो अच्छा, इन्होंने एक चीज़ और कही है, जैसे अगले वाले स्लाइड में समझते हैं, कि अगर मान लो आपको फिजिक्स नहीं आ, फिजिक्स आपने नहीं लिया था, मैथमेटिक्स नहीं लिया, तब क्या, उसके लिए भी इन्होंने एक क्राइटेरिया दिया है। क्या, अगर मान लो आपने फिजिक्स नहीं लिया दोस्तों, है ना, अगर मान लो आपने फिजिक्स नहीं लिया, ठीक है, तो आप अगर कोई अदर स्ट्रीम ले रहे हो तो बस उसमें आपको इंग्लिश होना चाहिए। जैसे मान लो कि आपने कॉमर्स ले लिया, है ना, आप कॉमर्स के साथ अगर आपका इंग्लिश है तब भी आप भर सकते हो, क्राइटेरिया वही सेम है।
इसमें 50% मिनिमम नंबर होने चाहिए, और इंग्लिश और इस सबको मिला के ओवरऑल की बात करें तो 50% होना चाहिए। अब ओवरऑल का मतलब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। जैसे मैं बात करूँ, अगर 5 सब्जेक्ट आपके 10+2 में है या 12वीं में है, तो उसका ओवरऑल परसेंटेज कहते हैं ना कितना परसेंट आया तुम्हारा, तो ये 50% होने ही चाहिए। इसके अलावा इसमें से मतलब मान लो 5 सब्जेक्ट है ना, तो इसमें से एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश होगा, इस इंग्लिश में भी लेकिन 50% होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ओवरऑल किसी में आपका 60 नंबर मिला होगा, किसी में 70 नंबर मिला होगा, किसी में 40 नंबर मिला होगा। ठीक है, इसमें इनका कहना है कि इंग्लिश में आपको कम से कम 50 100 में से 50 नंबर तो आना ही चाहिए। बाकी आप किसी सब्जेक्ट में ऊपर नीचे कर लो चलेगा, ओवरऑल तो आपको 50 लाना ही है, बट इंग्लिश में आपको 50% नंबर लाना है। ठीक है, इन्होंने इतनी बातें कही थी। 2 ईयर वोकेशनल की बातें मैंने आपको पहले ही कर दी है वैसे। ठीक है ना। अच्छा, एक की क्राइटेरिया और है, अगर इन्होंने 50% कहा है तो आपका एग्जैक्टली 50% है, उससे ज़्यादा होने चाहिए। अगर 49.99 अगर आपका नंबर है तो उसको उन्होंने कहा कि हम 49 कंसिडर करेंगे, आप एग्ज़ाम नहीं भर सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जो आपके लिए बहुत ही रिलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि जी 0.95 तक क्या करते हैं, हम तो इसके पहले का 49 मानते हैं। जनरली देखोगे आप, इसको 49% माना जाता है। जैसे पैसे ही लिखते तो क्या करते हैं, अगर 49.7 आ गया, 5 आ गया, तो हम इसको अप्रॉक्स करके कितना मान लेते हैं, 50%। या 0.9 आ गया तो इसको हम अप्रॉक्स करके क्या मान लेते हैं, 50 मान लेते हैं। ये आपको नहीं मानना है। अगर आपका 50 है तो है, 49.99 है तो आप इससे बाहर है रेस से, तो वो थोड़ा सा आप याद रखिएगा। जनरली आज के टाइम पे तो नहीं होंगे। अब इसमें बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है आपका। ठीक है, मेडिकल मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो मेडिकल स्टैंडर्ड में याद रखिएगा, जो फीमेल मेल की हाइट है वो 152.25 सॉरी 152.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, 152 सेंटीमीटर्स, 0.5 है ना, सेंटीमीटर्स आपकी हाइट होनी चाहिए। फीमेल के लिए 0.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा अगर आप नॉर्थ ईस्ट में रहते हो या उत्तराखंड, अब ये कैसे होगा, आपको उसका डोमिसाइल होना चाहिए, है ना। तो आपको इसके डोमिसाइल होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले, नॉर्थ ईस्ट के मतलब क्या है, नॉर्थ ईस्ट के अगर राज्यों की बात करें तो जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, है ना। फिर उसके बाद त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, आसाम हो गया। ठीक है, इवन सिक्किम को भी इंक्लूड करिए, जैसे 7 सिस्टर+1 में हम इसको काउंट करते हैं। अगर आप इन स्टेट से हो, इसके अलावा आप उत्तराखंड से हो, ठीक है, तब आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपके 147 सेंटीमीटर्स होने चाहिए। अगर आप लक्षद्वीप के रहने वाले हो तो 150 सेंटीमीटर होने चाहिए। अदर देन दैट अगर आप रहने वाले हो तो 152 सेंटीमीटर ही फीमेल की हाइट होनी चाहिए। मेल के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, बस फीमेल के लिए इन्होंने लिखा था, मैं वो बता रहा हूँ। चेस्ट एक्सपेंशन का मतलब बेसिकली कि अगर आप नॉर्मल खड़े हैं तो मान लीजिए 100, मान लेते हैं आपके 50 सेंटीमीटर चेस्ट आ रहा है, फिर अगर आप सांस अंदर भरो, है ना, तो ये 55 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली मेडिकल स्टैंडर्ड ही लोग बोलते हैं। ठीक है, अगर अभी नहीं भी हो रहा तो ये ऐसा नहीं कि आप इसकी वजह से फॉर्म ना भरो, क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह करके ये एक्सप्रेशन सही हो जाते हैं। ठीक है, आई साइड 6/6 का इन्होंने बोला, बेसिकली बोलना चाहिए ईचाई 6/12। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर आपको पावर के चश्मे बहुत ज़्यादा नहीं लगे हैं, थोड़ा मोड़ा है तब भी मैनेज हो जाता है। कलर ब्राइटनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तब आप भर सकते हो। टैटू नहीं होना चाहिए, कोई भी परमानेंट टैटू आपके अगर शरीर पे है तो आप फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं सैलरी पैसे वगैरह की ना। तो देखो, ड्यूरिंग द जॉब आपको 30 दिन का छुट्टी मिलेगा, पहली बात तो ये है। और इसके अलावा आपको मेडिकल लीव भी मिल जाएगा। अगर आपको कुछ इमरजेंसी हो जाती है, तबीयत खराब हो जाता है, तो आपको मेडिकल लीव भी मिलेगा। बट उसके अलावा आपको 30 दिन की लीव मिलेगी पूरे साल में, है ना। तो उसके अलावा सैलरी की बात करूँ तो जनरली उन्होंने कहा कि हम 30,000 पर मंथ देंगे स्टार्टिंग से। उसके अलावा सैलरी देखो, मैंने क्या किया है कि पूरे 4 साल का आप ब्रेकअप बना दिया कि आपको कितना कितना मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए, ये मैंने पूरा सैलरी स्ट्रक्चर बना दिया है। अब सैलरी स्ट्रक्चर में क्या है दोस्तों, पहले साल आपको कितना मिलने वाला है, 30,000। आप उसमें से क्या करेंगे, ये लोग आपका अग्निवीर कॉर्पस फंड में डाल देंगे 9,000। आपको सैलरी कैश इन हैंड मिलेगा कितना, 21,000। 21,000 आपको मिलेगा मंथली, आपके अकाउंट में आएंगे। 9,000 आपका कट जाएगा कॉर्पस फंड में, और गवर्नमेंट भी 9,000 डालेगी। मतलब 18,000 रुपये तो आपको इनडायरेक्ट वे में सेव होता जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही सेकेंड ईयर में जब आप आओगे 33,000 सैलरी हो जाएगी, 23,100 कैश इन हैंड मिलेगा, 9,900 सरकार आपको देगी, और 9,900 आपका कटेगा। ठीक है, तो ये भी आपका पैसा जमा होता रहेगा। उसके बाद 36,000 मिलेगा आपको तीसरे साल में, 25,550 रुपये आपको कैश इन हैंड आएगा। और फिर अग्निवीर कॉर्पस फंड ऐसे ही आपको ये जमा होता रहे। अच्छा, ये अग्निवीर कॉर्पस फंड और कंट्रीब्यूशन बाय कॉर्पस फंड का मतलब क्या है, ये पैसा आपका कट जाएगा, आपको मिलेगा नहीं। ये कब मिलेगा, जब आप 4 साल पूरा कर लोगे तब मिलेगा। ये अपनी तरफ से सरकार जमा करेगी आपके लिए 4 साल तक। ठीक है, ये टोटल जोड़ के देखोगे तो 5,02,000 रुपये आपका कटेगा
आपकी सैलरी से 5,02,000 रुपये गवर्नमेंट जमा करेगी, तो टोटल ऐड करोगे तो 10.04 लाख हो जाता है। मतलब 10,04,000 रुपये सरकार देगी, प्लस इंटरेस्ट जो बनेगा वो अलग से आपको मिल जाएगा इसमें, है ना। ये चीज़ें हैं। तो लास्ट ईयर में आके आपको 40,000 सैलरी हो जाएगी, 28,000 लास्ट में मिलेगा, आपको 12,000 रुपये आपको कटते रहेंगे, है ना। अब जब तक आप जॉब में रहोगे इस 4 साल के पीरियड में, इस 4 साल के पीरियड में आपका LIC कवर होगा कितने का, 48 लाख रुपए का। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को 48 लाख रुपए गवर्नमेंट या LIC पे करेगी, है ना। ड्यूरिंग द, अगर किसी का डिवाइस हो जाता है तो आपको 4 लाख रुपए, सॉरी 48 लाख रुपए आपको LIC कवर मिलता है इसमें, जो दिया जाएगा। ठीक है। तो मैंने एक बेसिक बेसिक चीज़ें आपको दोस्तों समझा दी, इसमें क्या है, कैसे है, क्या होता है, क्या हो रहा है। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि जब फॉर्म की डेट आएगी, फॉर्म की डेट 27 जुलाई है, ठीक है ना। तो उस टाइम पीरियड पे हम क्या करेंगे, उससे पहले ही आपको एक वीडियो लाएंगे जिसमें आपको बाकी चीज़ें भी बता दी जाएंगी, और 27 जुलाई को ही फॉर्म फिलअप करके आपको बताया जाएगा कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आराम से नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको बहुत भटकने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो मोबाइल से भी फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत होगी तो हम एक आपको मोबाइल नंबर प्रोवाइड करा देंगे जिसपे आप अपना फॉर्म फिलअप करवा सकते हो, है ना। आप आराम से फॉर्म फिलअप करा लीजिएगा, जो भी उसके अमाउंट वगैरह रहेंगे आप उसको पे कर दीजिएगा। ठीक है। तो हम आपके लिए क्या करेंगे, उसमें आपको रिबेट करवा देंगे। ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, बहुत नहीं देने रहेंगे, आराम से आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, और आपको बस अपने डॉक्यूमेंट भेजने रहेंगे, है ना। तो आपका सारा काम आराम से हो जाएगा। मैंने आपको सारी डिटेल बता दी, सारी क्राइटेरिया बता दी। ठीक है। जब फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा तो मैं आपके साथ नंबर भी शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतने रखते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।